पूरे समग्र उत्तर प्रदेश में इस समय बड़ा हाहाकार की स्थिति मची हुई है। इन 7-7.5 वर्ष के कार्यकाल में हमने प्रदेश में करीब 95% से ज्यादा काटल को हमने पूरी तरीके से खत्म किया है। हम लोग ने यह विवाद निर्णय लिया कि हम एक आवेदक को प्रदेश में 2 से ज्यादा दुकानों का आवंटन नहीं करेंगे, कि अब कोई नेक्सस नहीं है, किसी ने विभाग को नहीं जकड़ रखा है। जो शराब की दुकानें हैं वो स्कूल के पास होती हैं या नगर के अंदर, आबादी के अंदर खुल जाती हैं, तो उसको लेकर विभाग किस तरीके? पब्लिक को सहूलियत होनी चाहिए, वो परेशान ना हो। अगर उनके इंटरेस्ट के लिए हमें नियम तोड़ के भी अलग करना पड़ेगा तो हम नियम तोड़ के भी शॉप को हटाने का काम करेंगे। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं से लेकर धरातल पर उनको उतारने तक का सफर सी न्यूज आपको दिखाता रहा है। उन योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर, उन योजनाओं को बनाने से लेकर, उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना वाकई सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार उसका निर्वहन कर रही है। किस तरीके से कर रही है ये देखना भी बेहद जरूरी बनता है। इसी क्रम में आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया, एक योजना लेकर आई जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में उसकी काफी चर्चा हो रही है। इसी क्रम में मेरे साथ आज मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय नितिन अग्रवाल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सी न्यूज में। धन्यवाद सर। इससे पहले सवालों का सिलसिला शुरू हो, एक सवाल हमेशा जहन में रहता है। 2004 में जब एमबीए होता है, उसके बाद 2008 में जब आपकी एंट्री होती है, तो मतलब ये जो एक युवा वर्ग में जब एंट्री होती है, और चूंकि आज भी आपको एक युवा से ही जोड़ा जाता है सर, तो मतलब क्या कुछ एक ख्यालात थे जब आप राजनीति में उतरते हैं सर? क्योंकि एक पृष्ठभूमि रही, राजनीतिक पृष्ठभूमि रही, उसके बाद मतलब मन में था कि राजनीति में, या मतलब किस तरीके से ये सफर? नहीं, देखिए 2004 में पढ़ाई करने के बाद मन में तो जरूर था कि राजनीति में आना है, लेकिन इतनी जल्दी आएंगे राजनीति में इसका अंदाजा नहीं था जी। और राजनीतिक सफर शुरुआत तो 2004 ही से हो गया था, लेकिन विधानसभा में मैं पहली बार 2008 में चुनकर आया था जी। तो अगर अब मैं 2004 से भी मान लूँ, क्योंकि उस तब मैंने जब शुरुआत करी थी तो एक यूथ के अपने पॉलिटिक्स से शुरुआत करी थी, तो करीब 21 वर्ष करीब राजनीतिक सफ़र में हो गए हैं जी। तो क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक है और मैं चौथी पीढ़ी हूँ अपने परिवार की, तो स्वाभाविक है कि मेरा भी झुकाव राजनीति में आने का था और मुझे पहली बार विधानसभा में 2008 में आने का मौका मिला। बिल्कुल सर, जितना आपकी लोकप्रियता हरदोई में है, उससे कई गुना ज़्यादा आपकी लोकप्रियता आज उत्तर प्रदेश में भी है, इसकी चर्चा भी होती है। अब क्योंकि आपके पास एक विभाग है, आबकारी विभाग, और इसकी चर्चा इसलिए इस समय आम हो रही है क्योंकि सरकार एक योजना लेकर आई और आपने उस पर जो एक योजना पटल पर रखी है कि अब ई टेंडरिंग होगी और एक परिवार में एक इंसान ही शायद उस योजना का लाभ ले सकता है, या फिर शराब के ठेके के लिए 2 जगह ही उत्तर प्रदेश में आवेदन कर सकता है। तो हाँ, देखिए ई लॉटरी पहले भी होती आई है और आखिरी बार ई लॉटरी 2018 में हुई थी। उसके बाद कोविड का समय आ गया था, 2 साल 3 साल कोविड का काल रहा और उसके बाद मैं समझता हूँ मौका नहीं मिल पाया कि ई लॉटरी कराया जाए। इस बार हम लोग ने विचार किया था, निर्णय लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई और मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन लेने के बाद जी हम लोग ने निर्णय लिया कि इस बार हम लोग ई लॉटरी लेकर आएंगे, क्योंकि 7 वर्ष का समय बीत गया था। 7 वर्ष काफ़ी बड़ा लंबा काल होता है और बहुत सारे नए प्लेयर्स जो विभाग में आना चाहते थे, काम करना चाहते थे, जिनको एंट्री नहीं मिल पा रही थी क्योंकि लॉटरी पिछले कई सालों से नहीं हो पा रही थी, तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका था कि वो और नए प्लेयर्स आए। और इतने साल से जो बार बार हर साल रिन्यूअल की प्रक्रिया हो रही थी, उसमें थोड़ा ये भी लग रहा था कि जो पुराने प्लेयर्स जो लगातार काम कर रहे हैं उनकी कहीं मोनोपोली ना हो जाए, क्योंकि हमने पारदर्शिता के साथ और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देकर हम काम कर रहे हैं कि सबको मौका मिले। ऐसा ना हो कि कुछ ही लोगों को मौका मिले, कुछ लोगों को ना मिले। तो ये विचार रखकर अब की बार ई लॉटरी का निर्णय हुआ और ई लॉटरी आपके सामने जिसका प्रारंभ सर, क्योंकि पूरे समग्र उत्तर प्रदेश में इस समय बड़ा हाहाकार की स्थिति मची हुई है, जिसको एक नेक्सस कहा जाता था, बड़ा शराब माफिया नेक्सस कहा जाता था।
उसका जिक्र बहुत आम हो गया है। और चूंकि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है, तो सर ये क्या कार्य प्रणाली है, मतलब किस नहीं, देखिए इसमें ये निर्णय लिया गया जी। है, शराब माफियाओं की तो कमर 2017 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम शुरू हो गया था जी। और जो नेक्सस उन्होंने बना रखा था प्रदेश में, तमाम बड़े बड़े प्लेयर थे, वो नेक्सस तोड़ा था जी। हम लोग ने यह बाद निर्णय लिया कि हम एक आवेदक को प्रदेश में 2 से ज़्यादा दुकानों का आवंटन नहीं करेंगे और जो एक एप्लीकेंट है वो केवल एक ही एप्लीकेशन एक दुकान पे डाल सकता है। तो काफ़ी हद तक बहुत सारे छोटे प्लेयर्स को भी मौका मिल गया और जो ये डर था बना हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रदेश की ज़्यादातर बड़ी दुकानें, अच्छी दुकानें कुछ माफियाओं के हाथ में चली जाए या कुछ कार्टेल के हाथ में चली जाए, इसको रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया। और मुझे खुशी है कि हमने उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में विभाग में मैंने करीब मेरे 3 वर्ष का कार्यकाल हो गया है, उससे पहले विभाग के और भी मंत्री रहे हैं। इन 7-7.5 वर्ष के कार्यकाल में हमने प्रदेश में करीब 95% से ज़्यादा कार्टेल को हमने पूरी तरीके से ख़त्म किया है प्रदेश में। ओके सर, अब चूंकि व्यवस्था और अव्यवस्थाओं का जिक्र होता है तो एक जिक्र हाल में हो जाता है कुंभ को लेकर। महाकुंभ को भव्य तैयारियां होती हैं, भव्य तरीके से उसको प्रारूप दिया जाता है, लेकिन कुछ अनियमितताएं सामने आती हैं जिसका जिक्र भी आम हो जाता है। तो इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा बजट, उसके बावजूद जब इतनी एक गलती निकल कर आती है उस पर। नहीं, देखिए एक दुखद घटना ज़रूर हुई जी। और आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा आयोजन है, जहाँ पे करीब 50 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और अभी 26 तारीख को आखिरी शाही स्नान होना है जी। मुझे लगता है कि ये आंकड़ा 55-60 करोड़ के बीच में जाएगा। आप देख रहे होंगे कि लगभग 5 शाही स्नान हो चुके हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे श्रद्धालु उन शाही स्नानों के अलावा उन्होंने स्नान किया है और हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि वो संगम में जाके नहाए, क्योंकि संगम का क्षेत्र जो है वो तो बड़ा छोटा सा क्षेत्र है और हर आदमी की इच्छा रहती है कि वो संगम में डुबकी लगाए या संगम में जाके स्नान करे, जो मुझे लगता है कि संभव नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे, जो अरेंजमेंट्स माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हुआ है, प्रशासन ने जो रोड मैप तैयार किया और उसके बाद जो सारी व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। बीच में एक दुखद घटना ज़रूर हो गई थी, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ा रुख अपनाया और मुझे लगता है कि उसमें उनको कार्रवाइयाँ भी होने जा रही हैं, बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन अगर उस घटना को अगर छोड़ दिया जाए, आप ये मान के चलिए कि अगर तो थोड़ा सा से अगर हम रख दें जी। उसके अलावा पिछले 35-40 दिन में जो अभी तक कुंभ हुआ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है, जहाँ पे जिन देशों की जनसंख्या इतनी नहीं होती है उससे ज़्यादा श्रद्धालु एक प्रयागराज के एक ज़िले के एक टुकड़े पे आके उन्होंने संगम स्नान किया है, आप गंगा में स्नान किया है। तो एक पूरे विश्व का सबसे बड़ा इवेंट है और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से सरकार के मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कुंभ का आयोजन हो रहा है। बिल्कुल सर, एक सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि बीइंग अ मिनिस्टर और इतने बड़े विभाग को ओन करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। साथ ही साथ एक ऐसा विभाग जहां पर नेक्सस बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि समूचे उत्तर प्रदेश में माना गया है कई सालों से सरकारें आती गई लेकिन ये एक बहुत बड़ा नेक्सस रहा। अब आप इसकी नकेल कसने के लिए एक बड़ी योजना ला रहे हैं, तो एक बड़ा चैलेंज क्या रहता होगा? देखिए मुझे बड़ी खुशी है कि जी सर, हम लोगों ने नेक्सस को ख़त्म किया है। पहले मैं मानता हूं कि सपा की सरकार रही है, बसपा की सरकार रही है, अन्य विपक्षी पार्टियों की सरकारें रही हैं, उन सरकारों में नेक्सस पूरी तरीके से विभाग को जकड़ा हुआ था, विभाग को जकड़ रखा था जी। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, जो कार्टेल्स हैं, पॉलिसीज जब बनती थी तो उनको कैसे फ़ायदा हो, उन कार्टेल्स को उस हिसाब से पॉलिसीज भी बनाई जाती थी। लेकिन अब पूरी तरीके से पारदर्शिता आ गई है, ट्रांसपेरेंसी आ गई है और जिन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकारें काम करती थीं, जो राजस्व का पैसा राजस्व में आना चाहिए था, उस वक्त उन सरकारों में वो उन कार्टेल्स के पास जाता था। लेकिन अब आप देख रहे हैं रेवेन्यू का, अगर मैं आपको बताऊं रेवेन्यू का जंप कितना है। 2017 में जिस आबकारी विभाग का राजस्व केवल 14,000 करोड़ था जी, वो राजस्व बढ़ के अब हम लोग करीब 50,000 करोड़, 52-51-52,000 करोड़ के करीब हम लोग पहुंच रहे हैं जी। तो एक बहुत बड़ा जंप है ये।
और ये जंप इसीलिए आया है कि विभाग पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। और मैं आपको क्या कह सकता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि अब कोई नेक्सस नहीं है, किसी ने विभाग को नहीं जकड़ रखा है। अब विभाग ने वो पूरे नेक्सस को तोड़कर एक ईमानदारी से काम करते हुए, हर व्यक्ति को उसका स्थान देते हुए और हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी देते हुए आबकारी विभाग काम कर रहा है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर, उत्तर प्रदेश सरकार का बजट सत्र होगा, उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आएगा, क्या लगता है विभाग के द्वारा क्या कुछ प्रस्ताव किए गए हैं, सरकार कितना उसको आगे लेकर आएगी? हम अपने पॉलिसी में कई नई चीजें लेकर आए हैं जी। ई लॉटरी की भी बात हो चुकी है। कंपोजिट शॉप्स भी हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें हम एक बड़ी शॉप्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें 4 कैटेगरी की अल्कोहल एक शॉप पे मिलेगी, फॉरेन लिकर, बियर, वाइन और लो अल्कोहलिक बेवरेजेस। और उसके साथ साथ कुछ और भी चेंजेस हम करके लाए हैं। बजट सेशन आ रहा है, प्रदेश का सबसे बड़ा बजट पेश होगा, माननीय आदरणीय वित्त मंत्री जी पेश करेंगे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। आबकारी विभाग ने भी अपनी पॉलिसी में कई अभूतपूर्व चेंजेस किए हैं। अगले बजट के बाद जो अगला फाइनेंशियल सीजन हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा अप्रैल से, मेरा टारगेट ये है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में आबकारी विभाग प्रदेश को 60,000 करोड़ का राजस्व दे। हम इस कड़ी पे आगे काम करेंगे। बिल्कुल सर, चूंकि ये आखिरी सवाल था, लेकिन एक सवाल इससे जुड़ा हुआ और जहन में अगर आप इजाजत दें तो मैं जरूर पूछना चाहूँगा। एक हमेशा जनता के मन में कुछ ऐसे भावनाएं रहती हैं, जनता के मन में एक संदेश रहता है, और हमेशा ये शिकायतें भी आती हैं कि जो नियम होते हैं, कई बार ये शराब की दुकानों के नियम होते हैं कि इतने मीटर के दायरे में खुलनी चाहिए, लेकिन अगर एक जो भ्रम की स्थिति आ जाती है, जो शराब की दुकानें हैं वो उस स्कूल के पास होती हैं या नगर के अंदर, आबादी के अंदर खुल जाती हैं, तो उसको लेकर विभाग किस तरीके से? नहीं, देखिए, आबादी के अंदर तो वो तो डीएम के हाथ में होता है, क्योंकि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है दुकान आवंटित करने की, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है डिस्ट्रिक्ट का, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही उस दुकान की पेरिफेरी को फिक्स करता है अपने डिस्ट्रिक्ट में। वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, वो लाइसेंस देता है, वही सब सारी क्लियरेंसेस देता है। जहाँ तक कि स्कूल, कॉलेजेस और मंदिरों की बात आई है, वर्शिप जहाँ पे पूजाएं होती हैं, उसका एक नियम है, एक उसकी गाइडलाइन है हमारे पास कि नगर पालिका क्षेत्र में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, नगर निगम के क्षेत्र में कितना होना चाहिए, नगर पंचायत के क्षेत्र में कितना होना चाहिए, और ग्राम पंचायत के स्तर पे कितना होना चाहिए। उसको हम पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। कहीं भी अगर ऐसी कोई अनियमितता दिखती है या पता लगता है कि वो जो गाइडलाइन है वो पूरी नहीं हो रही है, उसका उल्लंघन हो रहा है, तो तुरंत शॉप को हटाया जाता है, शिफ्ट किया जाता है। उस पर हम पूरी तरीके से मैंने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि जो गाइडलाइन सेट है उस गाइडलाइन का किसी भी कीमत पे उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और उसके बावजूद भी अगर मान लीजिए उल्लंघन है भी नहीं और किसी को दिक्कत हो रही है, परेशानी ज़्यादा हो रही है, तो हम केस टू केस बेसिस पे हम शॉप्स को हटवाते भी हैं, उसको उस जगह से हटवा के किसी दूसरी जगह पे करवाते हैं। पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट हमारे लिए पहले है। पब्लिक को सहूलियत होनी चाहिए, वो परेशान ना हो, हमारे प्रदेश की माताएं बहनें परेशान ना हो, बहनें परेशान ना हो, वो हमारे लिए इंटरेस्ट सबसे पहले है। शॉप्स हमारे लिए इंटरेस्ट नहीं है। अगर उनके इंटरेस्ट के लिए हमें नियम तोड़ के भी अलग करना पड़ेगा तो हम नियम तोड़ के भी शॉप को हटाने का काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर सी न्यूज़ भारत को अपना कीमती समय देने के लिए। वाकई उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है, और आपने सुना माननीय मंत्री नितिन अग्रवाल ने किस तरीके से बताया कि उत्तर प्रदेश की योजनाएं कार्यबद्ध तरीके से धरातल पर आ रही हैं, और उन्होंने बताया अपने मुखारबिंद से कि किस तरीके से आबकारी विभाग तत्परता से कार्य कर रहा है।